सैमसंग ने अपने पास्ट में काफी डार्क चीजें करी है, जैसे कि पावर के लिए साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को रिश्वत देना, अपनी लेबर से जहरीले केमिकल्स के बीच में काम करवाना, गैलेक्सी नोट 7 को जल्दीबाजी में लॉन्च करके लोगों की जान खतरे में डालना। इसके अलावा भी बहुत कुछ है और इस वीडियो में हम सैमसंग की ऐसी ही हरकतें देखेंगे और इनको देख के आप जानोगे कि एक कॉर्पोरेशन प्रॉफिट के लिए क्या क्या कर सकती है। लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ सैमसंग एंड साउथ कोरिया। तो 2008 तक सैमसंग के चेयरमैन थे ली कुन ही और ली फैमिली के पास सैमसंग के पूरे एम्पायर का मेजॉरिटी कंट्रोल था। 2008 के बाद अपनी नेगेटिव इमेज की वजह से इन्होंने लीडरशिप छोड़ दी। बाद में 2010 में सरकार ने इनको माफ कर दिया और ये फिर से चेयरमैन बन गए। लेकिन 4 साल बाद 2014 में इनको एक हार्ट अटैक आ गया और ये मरते मरते बचे। इस इवेंट के बाद इनको समझ आ गया कि इन्हें अपना सब कुछ अपने बच्चों को पास कर देना चाहिए, क्योंकि इनका टाइम कभी भी खत्म हो सकता है। और उन्होंने सही सोचा था, क्योंकि 2014 के बाद वो कोमा से बाहर नहीं आए और 2020 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये 6 साल सैमसंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। एक्चुअली साउथ कोरिया में क्या होता है, अगर आपको अपनी अगली जनरेशन पे कुछ भी पास करना है तो उसके ऊपर एक इनहेरिटेंस टैक्स लगता है और सैमसंग के केस में ये टैक्स था 50% और मिस्टर ली के पास करीब $20 बिलियन के एसेट्स थे। तो इनहेरिटेंस के बाद इनके बच्चों को गवर्नमेंट को $10 बिलियन देने पड़ेंगे। और ये 10 बिलियन लाएंगे कहां से? बहुत सिंपल है, इन्हें अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे। और अगर उन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट में शेयर्स बेच दिए तो ली फैमिली की डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स बन जाएंगे। यानी कि अगर उन्हें टैक्स देने के बाद ये पावर अपने पास रखनी है तो उन्हें एक प्लान चाहिए और उन्होंने एक प्लान बनाया भी। प्लान ये था कि इनको सैमसंग ग्रुप के अंडर अपनी 2 सब्सिडरीज को मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रपोजल इनकी फैमिली के तो फेवर में था, क्योंकि इनका कंट्रोल इनके पास ही रह जाएगा। बट ये प्रपोजल इन्वेस्टर्स के फेवर में बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए अगर इनको अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था तो इनको उन 2 सब्सिडरीज के इन्वेस्टर्स से बिना उनकी मर्जी के हाँ भरवानी पड़ेगी, क्योंकि खुशी खुशी तो इन्वेस्टर्स ये होने ही नहीं देंगे। तो फिर सैमसंग ने देखा कि इनमें से एक सब्सिडरी के एक इन्वेस्टर के पास 11.6% शेयर्स है, जो कि बाकी किसी भी इन्वेस्टर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। और अगर इन्होंने हाँ कर दी तो इनका काम बहुत आसान हो जाएगा। और वो इन्वेस्टर था साउथ कोरियन नेशनल पेंशन सर्विस, जिसको इनडायरेक्टली साउथ कोरियन गवर्नमेंट ओन करती है। और गवर्नमेंट कौन चलाता है? प्रेसिडेंट। एंड आई थिंक यू नो वेयर वी आर गोइंग विद दिस। तो अगर इन्होंने प्रेसिडेंट को अपनी साइड कर लिया तो वो एनपीएस से हाँ भरवा देंगे और मर्जर सक्सेसफुल हो जाएगा। एज क्रेजी एज इट साउंड्स, Samsung bribed someone close to the president and that someone convinced the president to convince the NPS to accept the merger. And eventually merger happened और ली फैमिली ने कंट्रोल लूज नहीं किया। जब ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर आई तो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को जेल हुई, उस सर्टेन समवन को जेल हुई और सैमसंग के चेयरमैन को भी जेल हुई। लेकिन कुछ टाइम बाद चेयरमैन बाहर भी आ गए, क्योंकि साउथ कोरिया सैमसंग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सो दे नीड द लीडर हु रन्स सैमसंग, वरना इकोनॉमी भी क्रश हो सकती है। अब देखो, आई एम सॉरी कि मैं इनके प्लान की माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जा पाया, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। बट अगर आपको समझना है कि ये मर्जर वाली चीज कैसे काम करी थी, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो बाय वेंडोवर प्रोडक्शंस। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। बाकी सैमसंग अपने इन्फ्लुएंस का और बहुत तरीके से यूज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक इंडस्ट्री में लेबर को एक्सप्लॉइट करना कोई नई बात नहीं है। ये सही बिल्कुल नहीं है, बट सैडली दिस इज द रियलिटी वी लिव इन। बट सैमसंग टुक दिस रियलिटी टू अ होल न्यू लेवल। इस पे बात करने से पहले, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग पे बेटर डिस्काउंट्स चाहते हो, देन यू हैव टू चेक डिस्काउंट वन ऐप। डिस्काउंट वन के साथ आप ऑनलाइन स्टोर जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, आजियो, टाटा क्लिक और भी बहुत सारे स्टोर्स पर 94% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आप 110 प्लस कैटेगरीज में घूमो या फिर अपना फेवरेट स्टोर सिलेक्ट करो, कूपन सिलेक्ट करो और बस हो गया। आप एक प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर करके बेस्ट डील्स भी ले सकते हैं और आप कूपन्स को फ्यूचर यूज के लिए सेव भी रख सकते हैं। अभी इनके पास 7 लाख से भी ज्यादा डिस्काउंटेड आइटम्स अवेलेबल हैं और ये अपना डेटाबेस रेगुलरली अपडेट करते हैं ताकि आपको फ्रेश ऑफर्स मिल सके। और ऑफर आते ही ऐप आपको नोटिफाई भी कर देगा। तो अगर आप भी अपने ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाना चाहते हैं, then check discount one app using the link in my description। अब हम लेबर एक्सप्लॉयटेशन वाली सिचुएशन की बात करते हैं। तो सैमसंग अपने फोन्स मेनली 5-7 कंट्रीज में बनाता है और उसमें से एक है वियतनाम। अब होता क्या है, जब भी फोन्स को बनाया जाता है तो उसमें केमिकल्स का यूज तो होता ही है। तो वियतनाम में ही सैमसंग की एक फैक्ट्री है जिसमें करीब 16,000 वर्कर्स काम करते हैं। 2012 की बात है, एक सैमसंग के एग्जीक्यूटिव इसी फैक्ट्री को विजिट करते हैं। तो जब ये फैक्ट्री के उस सेक्शन में गए जहां फोन केसेस पे स्प्रे किया जा रहा था, तो
तो इनको एक बहुत ही अजीब सी स्मेल फील होती है। थोड़ा देखने पे उन्हें पता चलता है कि ये स्मेल एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम से आ रही है, क्योंकि वहाँ कार्बन के बैग्स पड़े थे जिनको 6 महीने से रिप्लेस नहीं किया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से उन्हें ये भी पता चला कि इस फैक्ट्री में एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टैंक भी नहीं है, यानी कि केमिकल से भरा पानी पास की नदी में बहा दिया जाता है। ये सब देखने के बाद इस एग्जीक्यूटिव ने अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया और 2012 से 2016 तक ये सैमसंग को सिर्फ वार्निंग्स देते रहे कि कर लो कुछ, लेकिन सैमसंग ने नहीं सुनी। 2016 एक 22 साल की फीमेल वर्कर चक्कर खा के नीचे गिर जाती है और इसके 3 घंटे बाद ही उनकी मौत हो जाती है। 2017 फैक्ट्री के 45 वर्कर्स ने बताया कि सिर चकराना, आई साइट डैमेज होना, नाक में से खून बहना एंड इवन मिसकैरेजेस भी हो रही थी। और सैमसंग ने ना तो सिचुएशन को 2016 में एक्नॉलेज किया, ना उन्होंने 2017 में किया। लेकिन कुछ वियतनामीज एनजीओज ने ये मैटर अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने अपने एंड से इंस्पेक्शन करी एंड दे पब्लिश्ड अ स्टोरी कॉल्ड एज स्टोरीज ऑफ वुमेन वर्कर्स इन वियतनाम्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। और इस रिपोर्ट में इन्होंने वो सब छाप दिया जो वहां की फीमेल वर्कर्स ने उन्हें बताया था। इस रिपोर्ट के साथ ही सैमसंग का रिस्पांस भी आ गया। उनका कहना था कि इस रिपोर्ट में ये चीज क्लियर ही नहीं है कि जिन वर्कर्स का इंटरव्यू हुआ है वो सैमसंग के वर्कर्स थे भी या नहीं। अब ऑब्वियसली वर्कर्स अपना नाम बता के अपनी जॉब को खतरे में तो डालेंगे नहीं। इवन सैमसंग ने इस रिपोर्ट के रिलीज से 2 दिन पहले ही एनजीओ को नोटिस भी भेज दिया था। उसमें इन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट हमारी रेपुटेशन खराब करेगी और तुम झूठ कह रहे हो, और अगर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। सैमसंग ने तो ये भी क्लेम किया था कि कुछ दिन पहले वियतनामीज गवर्नमेंट ने भी तो इंस्पेक्शन करी थी, उनको तो ऐसा कुछ नहीं मिला, ये एनजीओ कहां से ढूंढ रहा है ये सब। लेकिन सैमसंग यहाँ झूठ कह रहा था। गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से फैक्ट्री में बाकी सब चीजें तो फिर भी ठीक थी, लेकिन ओवर वर्किंग की प्रॉब्लम थी। लोकल रिपोर्ट्स ने यह भी बताया कि वर्कर्स यहाँ एक हफ्ते का 70 घंटे भी काम कर रहे हैं, जबकि रूल्स के हिसाब से ये सिर्फ 48 आवर्स ही होना चाहिए। और जब एनजीओ वर्कर्स के पास वापस गया कि क्या तुम स्टेटमेंट दे सकते हो, तो उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। दे लिटरली सेड प्लीज डोंट कॉन्टेक्ट मी अगेन। अब एनजीओ इस पे कहता कि सैमसंग ने वर्कर्स को धमकाया है, और सैमसंग बोल रहा है हमें पता ही नहीं है वर्कर्स कौन से हैं, हम कहां से धमका लेंगे। कम ऑन सैमसंग, ये झूठ तो बच्चा भी समझ जाएगा। सैमसंग ने एनजीओ को कांटेक्ट करके उस रिपोर्ट में करेक्शन करने को भी कहा, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद ये इशू इंटरनेशनली स्प्रेड होने लगा और तब से सैमसंग थोड़ा चुप ही है। इवन ऐसा ही कुछ इनकी होम कंट्री साउथ कोरिया में भी हुआ था, लेकिन उसके लिए इन्होंने 2018 में लोगों से सॉरी बोला और जिनको भी टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से नुकसान हुआ उनको कंपेंसेशन भी दिया। और वैसे सैमसंग डिजास्टर्स से रिकवर करने में काफी अच्छा है। आप सभी को पता ही होगा कि गैलेक्सी नोट 7 के साथ क्या हुआ था। It was not an explosive success for Samsung, but it was a successful explosive by Samsung। अब ये स्टोरी कोई नई नहीं है, लेकिन मैं आपको इस स्टोरी का एक दूसरा एंगल दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। सैमसंग ने 2016 में अपने नोट 7 को लॉन्च किया एंड लॉन्च के 10-15 दिन बाद ही बहुत सारे यूजर्स के फोन ब्लास्ट होने लगे। किसी के हाथ में चल रहा है, किसी की गाड़ी में, एंड इवन उड़ते हुए प्लेन में भी ये फोन ब्लास्ट हुआ है। तो आप खुद समझ सकते हो कि आखिर ये कितना बड़ा ब्लंडर था। तो आखिर सैमसंग ने इससे रिकवर कैसे किया एंड व्हाई डिड इट हैपन इन द फर्स्ट प्लेस। एक्चुअली इस सब का ब्लेम थोड़ा एप्पल पे जाता है, क्योंकि सैमसंग के मैनेजर्स को कहीं से खबर मिल गई थी कि एप्पल अपने अगले फोन में कोई ऐसे बहुत बड़ा इनोवेशन करने नहीं वाला। एप्पल का जो नया फोन होगा वो उनके पुराने 2 फोन जैसा ही दिखने वाला है। तो सैमसंग ने सोचा ये सही मौका है, हम आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। इन्होंने सप्लायर्स से कह दिया कि डेडलाइंस टाइट होने वाली हैं, क्योंकि हम बहुत सारे नए फीचर्स डालने वाले हैं। और जैसे जैसे लॉन्च डेट पास आ रही थी, सैमसंग के सप्लायर्स और एम्प्लॉयज दिन रात काम करने लगे। एक सप्लायर का तो ये भी कहना था कि सैमसंग के साथ उस टाइम पे काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बार-बार स्पेक्स चेंज कर रहे थे एंड दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। तो ऑब्वियसली जब ऐसी प्लानिंग से फोन बनेगा तो ब्लंडर्स होने के चांसेस तो बढ़ेंगे ही। तो नोट 7 लॉन्च हुआ अगस्त में और अगस्त के एंड तक बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स आने लग गए थे और सैमसंग पूरी कोशिश कर रहा था कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, सिचुएशन और खराब ना हो, इसलिए इन्होंने 2 सितंबर को सारे ही फोन्स को वापस मंगवाने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन सैमसंग को इस मूव के लिए भी क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि इन्होंने अनाउंस तो कर दिया कि ये सारे फोन्स को रिकॉल करेंगे, लेकिन इनके पास ये करने के लिए कोई प्लान नहीं था, क्योंकि 10 अलग-अलग कंट्रीज में फोन बेचे जा रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करना है। ऑब्वियसली आसान टास्क तो नहीं है। इसी बीच में ये लोगों से कह रहे थे कि अपने फोन को स्विच ऑफ रखो और साथ ही में ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी पुश कर रहे थे ताकि फोन हीट ना हो। इससे लोगों को लगा कि सैमसंग अब अपडेट पुश कर रहा है तो शायद प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो फोन को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है।
सो पीपल वर कंफ्यूज्ड। लेकिन इतना बड़ा ब्लंडर होने के बाद भी सैमसंग ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील किया। हाँ, उनकी प्लानिंग एक मेस थी, लेकिन स्टिल उन्होंने सारे फोन्स को रिकॉल करने का ऑर्डर दोबारा दे दिया। एंड इम्प्रेसिवली इन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर 96% फोन्स को वापस रिकॉल कर लिया। 700 लोगों की एक टीम बना के 2 लाख फोन्स पे टेस्टिंग करके इन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और अपने सिस्टम्स को और बेटर बनाया। और प्रॉब्लम बहुत बेसिक थी, एक पतले फोन में मोटी बैटरी डाली जा रही थी और जब उस पे प्रेशर पड़ रहा था तो वो फट जाती थी। और इस सारी फसाद की जड़ थी सैमसंग का ये मानना कि एप्पल अपने नए आईफोन 7 में कुछ नया इनोवेशन नहीं करेगा। और जब आईफोन 7 सही में आया तो ऐसा कुछ इतना ज्यादा हुआ नहीं जो सैमसंग ने सोचा था, यानी कि इन्होंने एक गलत टिप के ऊपर एक्ट कर दिया। और वैसे भी सैमसंग और एप्पल तो हमेशा से ही बहुत बड़े राइवल्स रहे हैं, दे लिटरली हेट ईच अदर। लेकिन एक बात यह भी है कि सैमसंग को अकल थोड़ी लेट जाके आई थी। देखो ऐसा है, एप्पल को इनोवेटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी टाइम पे वो एक्चुअल में इनोवेट करता ही होगा और इनके पास काफी अच्छे आइडियाज भी होते थे और कंपनीज आईफोन जैसे वेपन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब चैट जीपीटी आया था तो बाकी कंपनीज उसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सॉफ्टवेयर में ये रेप्लिकेट करना फिर भी आसान है, हार्डवेयर में नहीं कर सकते। और आईफोन भी कुछ ऐसा ही था और इसीलिए बाकी कंपनीज एप्पल से चीजें चुराती थी एंड सैमसंग वाज आल्सो वन ऑफ देम। एंड ऑब्वियसली एप्पल ने सैमसंग को सू करने में देर नहीं लगाई और इनके क्लेम्स बहुत ही वियर्ड थे, जैसे कि हमारे आईफोन के कॉर्नर यूनिफॉर्मली राउंड है और इनके भी राउंड है। हमारे आईफोन के फ्रंट में स्क्रीन है जिसके अराउंड ब्लैक बॉर्डर्स हैं और इनके फोन के साथ भी सेम सिचुएशन है। अब आपको ये सुन के लगेगा कि इज एप्पल स्टूपिड, वो इतनी बेसिक चीजों को कैसे क्लेम कर रहा है? अब सारे फोन्स दिखने में तो सेम ही दिखते हैं। लेकिन सही बताऊं तो एप्पल कहीं ना कहीं गलत नहीं था, सैमसंग चीजों को नेक टू नेक कॉपी पेस्ट कर रहा था। जैसे अगर आप एप्पल के आइकन्स वाले क्लेम को देखोगे तो आपको सही में दिखेगा कि यहाँ कुछ तो हो रहा है। ये दोनों ही आइकन्स काफी सिमिलर दिख रहे हैं। जैसे ये फोन आइकन देखो, एप्पल इसमें क्लियरली बोल सकता था कि दुनिया में इतने सारे रंग हैं, लेकिन तुम्हें एक व्हाइट फोन के पीछे हरा ग्रेडियंट ही क्यों बनाना है? गैलरी के आइकन को भी इतने तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन तुम्हें भी अपने आइकन में फ्लावर डालने की क्या जरूरत है? और ये तो बहुत सिंपल एलिगेशंस हैं। एप्पल ने तो बहुत बड़ी बड़ी एलिगेशंस भी लगाई थी और ये केस 7 साल तक चलता रहा। कभी सैमसंग काउंटर सू कर रहा था, कभी सैमसंग फाइन भर रहा था, बहुत कुछ हुआ है इस बीच में। लेकिन एंड पे 2018 में ये लीगल बैटल खत्म हुआ और जज ने इसको सेट नहीं किया, इन्होंने आपस में जाके कोई सेटलमेंट कर ली। और अगर इनको यही करना था तो ये चीज तो शुरू में भी की जा सकती थी, लेकिन शायद मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आग लगाने में अलग ही स्वाद आते होंगे। एंड बाय द वे, एप्पल भी इसमें उतना ही गिल्टी है जितना सैमसंग है। इन्होंने सैमसंग को गिराने के लिए कोर्ट में झूठे प्रूफ्स भी दिखाए हैं। अब अगर सैमसंग के बाद आपको एप्पल के गंदे कारनामों में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो वीडियो ये रही और मैं आपको वहीं मिलूंगा।